नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397226 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगर आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती, पीजीटी भर्ती, टीजीटी भर्ती, एमडीएस के भी किसी भी तैयारी करनी हो तो इसकी फीस जो है 1499 है। दरअसल यह पीजीटी और टीजीटी जूनियर सबके लिए है 1499। अगर सबकी तैयारी करना चाहते हैं तब 6 to 12 की पूरी पीपीटी नोट्स, पूरा लेक्चर्स वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर आप बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती का ओनली तैयारी करना चाहते हैं तो 399 आपकी फीस है। और इसमें बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को 2500 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी तथा साथ ही कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का फुल फिल आपको नोट्स मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 8। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, देखिए यह हो चुका था। ठीक है, हमने टेस्ट सीरीज संख्या 7 देख लिया था, अब हम 8 देखेंगे। हाँ, 8 हमने देख लिया था, अब हम 9 देखेंगे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था, इसीलिए इनको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद किया जाता है। 1786 से 93 इनका क्या था? समय अवधि था। मतलब 1786 से 93 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कॉर्नवालिस का जो समय अवधि है वो 1786 से 93 है। इनको भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। प्रश्न 82 देखिएगा मित्र। प्रश्न 82 देखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बीएचयू के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं? तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर महामना मदन मोहन मालवीय। दरअसल इनको क्या कहा जाता था? महामना मदन मोहन मालवीय। महामना इनकी उपाधि थी। ठीक है, महामना का मतलब होता है महामानव, महामानव। ठीक है, और इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी कब? 1916 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः बीएचयू कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी की पुनीत अवसर पर किया गया था। तो पुनीत दिवस पर बसंत पंचमी का दिन था 1916 में। इसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। राजा दरभंगा, देखिए दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय की स्थापना में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था दान में दी थी। मतलब इसमें दान देने वाले दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह थे। ठीक है, यह भी फैक्ट आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, बेचू की स्थापना से जुड़े थे रामेश्वर सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो बता देते हैं। वुड का जो डिस्पैच एक्ट आया था, वुड डिस्पैच एक्ट 1854, जो शिक्षा पर आयोग था। ठीक है, मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन जो आया था यह 1935 में आया था। सार्जेंट योजना जो आई थी यह आपका 1944 में आया था, सार्जेंट योजना। ठीक है, और हंटर कमेटी पर जो रिपोर्ट आया था 1919 में आया था। तो आप लोग क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप क्रम से लगा सकते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन 1835। अच्छा है यार, मैंने 1935 कर दिया क्या? हाँ, 1935 का 1835 है। ठीक है, अब देखिए वुड का आदेश पत्र या वुड डिस्पैच 50 वुड द्वारा बनाया गया था। 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था जो 1854 में बनाया गया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1920 में। हाँ, 1919 में तो कांड हुआ था, 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सार्जेंट योजना 1944 में था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत किया था। यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित योजना थी। सार्जेंट योजना 1944 में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 84 देखिएगा। राजक्षय मतलब हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? हेस्टिंग्स के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा?
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भाई, लॉर्ड डलहौजी जो हड़प नीति के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? हड़प नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प डी जो है यह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। अच्छा, मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, समय बहुत कम है, आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। सतारा, देखिए सतारा जो विलय किया हुआ था लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। जैतपुर का भी विलय 1849 में किया था। संबलपुर का विलय कब किया था? ये उड़ीसा में संबलपुर 1849 में। बघाट को कब जीता था? 1850 में। पंजाब में है ये। उदयपुर ये एमपी में है, राजस्थान वाला नहीं। उदयपुर का विलय किया था 1852। झांसी का 1853, नागपुर का 1852 था। यह सब तिथि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट है। राजपूत राज्य, देखिए अब देखिए, एक राजपूत राज्य है करौली, इसका विलय डलहौजी ने करने का निर्णय लिया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में कर लिया था। तो वह राज्य जिसका विलय डलहौजी ने किया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो वह राज्य करौली है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 85 देखिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी भाई? श्रीरंगपट्टनम में थी, मैसूर में थी, बंगलौर में थी, भाग्यनगर में थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम में थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर की युद्ध में संधि की थी। ठीक है, 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और उसी समय संधि होती है। 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू शहीद हो जाता है। प्रश्न 86 देखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोमा के युद्ध में पराजित करता है। पोर्टनोमा का युद्ध होता है 1781 में, और कौन पराजित करता है हैदर अली को? सर आयरकुट ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। पोर्टनोमा की लड़ाई 1781 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरकुट के नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच लड़ी गई थी। 1781 का यह युद्ध था, जिसमें सर आयरकुट जो है वह पराजित किसको करता है? हैदर अली को किसको पराजित करता है? हैदर अली को पराजित करता है। ठीक है, और हैदर अली उसके बाद मर जाता है। प्रश्न 87 देखिएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय होता है? सिंध का विलय होता है 1843 में। कौन रहता है वायसराय? लॉर्ड एलनबरो रहता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, सिंध का विलय 1843 ईस्वी में किया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल है 1842 से 44 है। ठीक है, 1844 से 48 किसका है? लॉर्ड हार्डिंग का। 1848 से 56 किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। 56 से बाकी क्या है? लॉर्ड कैनिंग का है। 56 से 62 पूरा का पूरा वायसराय और गवर्नर जनरल का कार्यकाल आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 88 देखिएगा। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या इनमें से कोई नहीं? सर थॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित थे? तो वह रैयतवाड़ी से संबंधित थे। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी भैया? तो देख लीजिए ना, यह दक्षिण में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें किसान जो थे भूमि के मालिक हुआ करते थे, और किसान जो थे सीधे सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में, बम्बई में, और असम के अधिकांश भागों में। मतलब दो प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और असम प्रेसिडेंसी, और उसके बाद असम के कुछ भागों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तो सबसे पहले इसे कब लागू किया गया था? मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जनक है वो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला जाता था। मतलब 55 से 66% राजस्व कंपनी द्वारा वसूला जाता था। उल्लेखनीय है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भार का 51%
अब देखिए ब्रिटिश और रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने प्रतिशत क्षेत्र शामिल थे? पूरे ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मारवाड़ी व्यवस्था में कितना शामिल था? 30% शामिल था। ठीक है। 19% आपका अस्थायी बंदोबस्त में शामिल था। तो अभी तो रैयतवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो रैयतवाड़ी का ध्यान रखिएगा। भारत के भूभाग का 51% हिस्सा जो था वो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत था। प्रश्न 89 देखिएगा, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ब्रिटिशों के प्रयास से, राजा राममोहन राय के प्रयास से, धर्म प्रचारकों की, या महर्षि कर्वे के प्रयास से? तो राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय था, गवर्नर जनरल था, और उसने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। कब? 1829 में। ठीक है। नियम 17 के तहत। अब देखिए किसके तहत हुआ था सती प्रथा का अंत? नियम 17, 1829 एक्ट के नियम 17 के तहत यह भी आता है। व्याख्या देख लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में अधिनियम 17 ठीक है के तहत सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। बेंटिक के सामाजिक सुधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सती प्रथा का अंत। इसके पूर्व के गवर्नर जनरलों में किसी ने भी इस क्रूर प्रथा को छेड़ने का प्रयास नहीं किया। राजा राममोहन राय जैसे प्रगतिशील विचारक ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 90। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रार्थना समाज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वह केशव चंद्र सेन का था। ठीक है। 1867 में प्रार्थना समाज बनती है और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी केशव चंद्र सेन की। व्याख्या देख लीजिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानड़े, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर आदि द्वारा की गई थी। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। तो इसमें दो तीन नेता लोगों का नाम है। मतलब कभी कभी आ जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, कभी केशव चंद्र सेन का नाम दिया जाता है, कभी महादेव गोविंद रानड़े का नाम दिया जाता है, तो आत्माराम पांडुरंग का भी नाम आ जाता है। मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना में जो सबसे महती भूमिका थी वह केशव चंद्र सेन की थी। ठीक है। लेकिन महादेव गोविंद रानड़े और आत्माराम पांडुरंग भी जुड़े हुए थे। अगर केशव चंद्र सेन ऑप्शन में नहीं है तो आप रानड़े या आत्माराम पांडुरंग को भी मान सकते हैं। ठीक है। और 1867 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब प्रार्थना समाज जो बना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, ठीक है, विधवा ब्याह कराना, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना, यह सब काम केशव चंद्र सेन और प्रार्थना समाज का काम था। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। केवल 399 रुपए की सीरीज है और इसमें पूरी तरह से बीपीएससी जूनियर एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा आप लोग को, और कुल मिलाकर 2500 एमसीक्यू की सीरीज आप लोग को दूंगा। ठीक है। 2500 एमसीक्यू की सीरीज दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तथा साथ ही कक्षा 6, 7, 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आप लोग को दूंगा। तो जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग संपर्क कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद आप लोग को।